Dear students, welcome to this next lecture of vector calculus. जैसा कि हम लोग लास्ट टर्म पे देख रहे थे वॉल्यूम इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल, और आज हम लोग बात करेंगे सरफेस इंटीग्रल की, यानी कि इंटीग्रेशन अलोंग अ सरफेस। सपोज करें कि हम लोगों को एक गिवन पॉइंट फंक्शन, वो पॉइंट फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन भी हो सकता है या वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी हो सकता है। तो एक गिवन पॉइंट फंक्शन का हमें एक सरफेस एस के अलोंग इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जैसा कि चलिए मैं इस तरह से एक सरफेस ठीक है, तो एक सरफेस एस के अलोंग सपोज कीजिए कि हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, और उस सरफेस के अलोंग अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें उस गिवन सरफेस का किसी भी एक कोऑर्डिनेट प्लेन, वो कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स वाई प्लेन हो सकता है, एक्स जेड प्लेन हो सकता है या वाई जेड प्लेन भी हो सकता है, तो हमें उस गिवन सरफेस एस का किसी भी एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्रोजेक्शन लेकर के सरफेस इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक, तो अब जब हमें प्रोजेक्शन लेना होगा तो हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोजेक्शन होना चाहिए वो 1-1 होना चाहिए। अब 1-1 प्रोजेक्शन का क्या मतलब है? 1-1 प्रोजेक्शन का मतलब ये है, जैसे मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ कि मैंने इस गिवन सरफेस का एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन लिया, और प्रोजेक्शन लेने के बाद में मुझे इस तरह से एक सर्कुलर डिस्क, या सर्कुलर कोई जरूरी नहीं है, कोई भी एक इस तरह से एक रीजन मिल गया आर। ठीक है, गिवन सरफेस हमारा एस है, इसका प्रोजेक्शन हमें एक्स वाई प्लेन में क्या मिला, आर। ठीक, अब अगर हम लोग कोई भी लाइन ड्रॉ करें जो कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हो, यानी कि जो प्लेन, जिस प्लेन पर आप प्रोजेक्शन लेने जा रहे हो उस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि जेड एक्सिस, जैसे एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, जेड एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो आपके जो गिवन सरफेस है एस, उसको मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर कट करें। इस बात का ध्यान रखिए, मैक्सिमम एक ही। तो इस तरह से अगर यहाँ पर हम देखें कि इस तरह का एक शेल अगर हमने लिया है एस, तो यहाँ पर तो ठीक है, अगर हम लोग कोई भी लाइन ले रहे हैं जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो वो हमारे इस स्फेरिकल शेल को, स्फेरिकल ना कहूं, एक सरफेस है, उस सरफेस को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सरफेस एस का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में लेने में। लेकिन अच्छा, अगर आप सपोज कीजिए कि आपने एक सिलेंडर ले लिया, चलिए एक सिलेंडर लेते हैं इस तरह से, और अगर इस तरह के एक सिलेंडर का हम प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर लेंगे तो नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रोजेक्शन लेंगे तो ये पूरा सिलेंडर ही हमारा एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? तो अगर इस सिलेंडर का एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन लेंगे तो हमें पहली चीज तो एक रीजन नहीं मिलेगा, हमें एक कर्व मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो बाउंड्री कर्व है, ये सर्कल, यही सर्कल हमें मिलेगा। दूसरी चीज, अगर हम इस पॉइंट से, जो कि यहाँ पर है, इस पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जेड एक्सिस के पैरेलल, तो पूरी की पूरी लाइन ही हमारे सिलेंडर पे लाई कर रही है। तो वो लाइन सिलेंडर को एक दो पॉइंट पर नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट कर रही है। जबकि कंडीशन क्या है कि अगर हम एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन लेना चाहते हैं तो उस केस में होना ये चाहिए कि जेड एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे गिवन सरफेस एस को मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर कट करनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का बेहद खास ध्यान रखेंगे। सपोज कीजिए कि आपने एक स्फीयर लिया, आपने हेमी स्फीयर ले लिया, चलिए ठीक है, हेमी स्फीयर केवल आधा, वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, उसका अपर पार्ट। ठीक है, तो अगर इसका हम प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर लें तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि अगर हम यहां पर केवल हमने शेल लिया है, हेमीस्फेरिकल शेल, मतलब केवल जैसे बॉल है, खोखली बॉल है, छिलका है केवल, तो यहाँ पर अगर हम, क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम शेल जैसी चीज कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल होगी, तो वो केवल और केवल एक ही पॉइंट पर हमारे सरफेस को, इस पॉइंट पी पर कट कर रही है। अगर पूरा स्फीयर ले लेते, अगर हमने पूरा स्फीयर लिया होता, तो फिर नीचे भी वो लाइन जेड एक्सिस के पैरेलल सेम लाइन हमारे स्फीयर को एक पॉइंट पर और कट कर रही होती।
वहां पर हम प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन लेकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपको किसी सरफेस पर सरफेस इंटीग्रेशन करना है तो आपको उस सरफेस का प्रोजेक्शन लेना होगा अलोंग, प्रोजेक्शन लेना होगा ऑन एक्स वाई प्लेन या फिर वाई जेड प्लेन या फिर जेड एक्स प्लेन। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखेंगे कि यू हैव टू टेक projection on a coordinate plane, but that projection must be 1 means line perpendicular to the coordinate plane must not intersect the given surface S in more than 1 points। ठीक, चलिए अब सपोज करते हैं कि आपने प्रोजेक्शन यही इसी गिवन सरफेस का प्रोजेक्शन लिया है और प्रोजेक्शन आपको एक्स वाई प्लेन में 1 प्रोजेक्शन मिल गया है, वो प्रोजेक्शन आर है। ठीक, अब प्रोजेक्शन ले लेने के बाद में आगे क्या करना है, तो आगे बहुत ही आसान सा काम है। ds जो है ये ds बन जाता है एफ एक्स वाई, यहां z की जगह मैं अभी खाली छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, ds बन जाएगा dx dy, ध्यान रखिएगा, अपॉन मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ n डॉट k। ठीक, ये तब जब आप r पर मतलब जब आप xy प्लेन पर प्रोजेक्शन ले रहे हो और प्रोजेक्शन गिवन सरफेस s का प्रोजेक्शन आपको क्या मिल रहा है, r मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप ds की जगह ले आएंगे dx dy अपॉन मॉड ऑफ n डॉट k। अच्छा, यहाँ z की मैंने जगह छोड़ दी थी, z क्या करेंगे, सपोज कीजिए इस सरफेस की इक्वेशन जो सरफेस आपका s है, ध्यान रखिएगा r की इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, r तो आपका xy प्लेन में है, उसकी इक्वेशन तो z इज इक्वल टू 0 होगी। मैं बात कर रहा हूं गिवन सरफेस। सपोज कीजिए इस सरफेस की इक्वेशन है z इक्वल्स सपोज gxy। ठीक है, सपोज इस सरफेस s की इक्वेशन है z इज इक्वल टू gxy, तो आप यहां पर जो f x y z है, z की जगह पे आप रख देंगे g x y, जहां भी z आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग एक सरफेस के अलोंग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सरफेस की इक्वेशन को वहां यूज करना होगा हमें, तो z की जगह पर तो हमारा gxy आ जाएगा, और अपॉन में जब n डॉट k होगा यहाँ पर, हाँ यहाँ मैं समझा दूं, k कैप तो सभी जानते हैं, k कैप आपका क्या हो गया, z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्यों हम लोगों ने k डॉट k कैप ही सेलेक्ट किया है, क्योंकि हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन पर, तो हम लोग k कैप के साथ में डॉट करेंगे। अगर यही प्रोजेक्शन हमने लिया होता एक्जेक्ट प्लेन पर, तो एक्जेक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, वाई एक्सिस, तो हम जे कैप के साथ में डॉट लेंगे। अब बारी है ये एन कैप क्या है, तो देखिए जिस भी सरफेस के आप अलोंग इंटीग्रेशन कर रहे हो, उस सरफेस के लिए किसी एक जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड पर, किसी भी जनरल पॉइंट पर आप निकाल लेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप। ये कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसको करने के लिए आपको करना ये होता है कि उस सरफेस को इस फॉर्म में लिखते हैं, फाई, सरफेस की इक्वेशन को ऐसा लिख लेते हैं, फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी या इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो एन कैप कितना हो जाता है, एन कैप हो जाता है ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ग्रेडियंट फाई। ठीक, तो एन कैप आपका हो जाएगा ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो इस तरह से आप एन कैप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एस, और एन का के साथ में डॉट करेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा ds dy। अच्छा, अगर आप सपोज कीजिए कि आपने प्रोजेक्शन लिया होता एक्जेक्ट प्लेन पर, ठीक है ना, तो अगर एक्जेक्ट प्लेन पर प्रोजेक्शन लेंगे तो आपका ds हो जाएगा dx dz ऑन n डॉट j कैप। चलिए अब एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं। तो जो पहला एग्जांपल हम लेते हैं वो एक ऐसे सरफेस के अलोंग इंटीग्रेशन का लेते हैं जो सरफेस किसी एक कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल हो। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपने एक सर्कुलर डिस्क ली, ठीक है, और वो सर्कुलर डिस्क आपने ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और वो भी एक प्लेन में, और वो प्लेन है z इज इक्वल टू h। ठीक है ना, तो देखिए ये जो प्लेन हमने लिया है यहाँ पर, ये प्लेन हमारा
z इज इक्वल टू एच प्लेन xy प्लेन के पैरेलल है। तो इसी की मैं बात कर रहा था। जो पहला केस होता है, सबसे आसान केस, वो ये होता है कि जो सरफेस S हो, जिस सरफेस के अलोंग आप सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हो, वो सरफेस S किसी एक कोऑर्डिनेट, वो जरूरी नहीं कि xy प्लेन के ही पैरेलल हो, एक्स प्लेन के पैरेलल भी हो सकता है, वाई प्लेन के पैरेलल भी हो सकता है। तो किसी एक कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल सरफेस आप लें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला सरफेस लिया, तो वो हमारा xy प्लेन के पैरेलल है, ठीक। तो ऐसे केस में हमारा काम बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है उसको मैं समझाता हूँ यहाँ पर। अगर आप यहाँ एन कैप लें, ठीक है, तो एन कैप चूंकि ये हमारा xy प्लेन के पैरेलल ही है, तो इसका एन कैप जो होगा वो k कैप के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ds क्या आ जाएगा, अगर हम इसका प्रोजेक्शन लें xy प्लेन पर, तो पहली चीज तो वही सर्कल हमें मिल जाएगा नीचे xy प्लेन में, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इस रीजन को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ds क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा dx dy अपॉन मॉड n डॉट k। अच्छा, n ऑलरेडी k है, तो ये हो गया k डॉट k यानी 1। तो सीधे सीधे आप कह सकते हो क्या आ जाएगा, dx इंटू dy। तो देखिए यहाँ पर ds आपका सीधे सीधे dx इंटू dy हो जाएगा। और अब ये सीधे सरफेस इंटीग्रेशन आप क्या लिख पाओगे r ओवर r, ठीक है, f x y z ds की जगह पे क्या आ गया, dx dy z की जगह पे आपको h रखना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जिस सरफेस पर इंटीग्रेशन कर रहे हो s, वो सरफेस आपकी जो प्लेन है, उस प्लेन की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं है, वो तो बाउंड्री है। प्लेन तो हमारा z इज इक्वल टू एच है, ठीक है ना। ये जो डिस्क है ये हमारी z इज इक्वल टू एच प्लेन पे लाई कर रही है, तो हम लोग जो z है z की जगह पे h रखेंगे, ठीक। तो बहुत ही आसानी के साथ में अब यहाँ पर सीधे y की लिमिट हो जाएंगी। y की लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x की लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस ए टू प्लस ए। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ में हम लोग पहला जो केस था उसको हैंडल कर सकते हैं। पहला केस क्या है, किसी ऐसे कोऑर्डिनेट प्लेन के अलोंग सरफेस इंटीग्रेशन करना, जो किसी एक ऐसे सरफेस के अलोंग सरफेस इंटीग्रेशन करना जो सरफेस हमारा किसी ना किसी कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल हो, जैसे यहाँ पर हम लोग ने लिया xy प्लेन के पैरेलल, ठीक। अब हम लोग एक दूसरा केस या एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपको एक स्फीयर के अलोंग इंटीग्रेशन करना है, सरफेस इंटीग्रेशन करना है x y z, और आपको एक स्फीयर के अलोंग सरफेस इंटीग्रेशन करना है, और ध्यान रहे पूरा स्फीयर हम लोग ले रहे हैं, हेमी स्फीयर नहीं ले रहे हैं, इस तरह से, ठीक। तो सब इफ यू वांट टू इंटीग्रेट अलोंग द सरफेस ऑफ दिस होल स्फीयर, प्रॉब्लम ये होगी कि अगर इस स्फीयर को xy प्लेन पर प्रोजेक्ट करें तो ठीक है, ये r मिल जाएगा हमको, है ना, प्रोजेक्शन हमको r मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम इस r को लेने में ये है कि इस प्लेन xy प्लेन के परपेंडिकुलर यानी z एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन लेंगे तो वो हमारे स्फीयर को एक पॉइंट पे कट नहीं करेगी, वो हमारे स्फीयर को 2 पॉइंट पे कट करेगी। इस तरह से प्रोजेक्शन नहीं लेना होता है। प्रोजेक्शन कैसा लेना होता है, प्रोजेक्शन किस पर लेना होता है, प्रोजेक्शन किसी ऐसे कोऑर्डिनेट प्लेन पर लेना होता है जिस कोऑर्डिनेट प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन, जैसे कि xy प्लेन पर ले रहे हो तो उसके परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब z एक्सिस के समांतर, z एक्सिस के पैरेलल लाइंस, वो आपके गिवन सरफेस को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पर ही कट करनी चाहिए। यहाँ पर कितने कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है, 2 पॉइंट्स पर, ठीक। अगर हम लोग दूसरा आइडिया यहाँ पर लें कि चलो ऐसा करते हैं, इस स्फीयर का एग्जैक्ट प्लेन पर प्रोजेक्शन ले लेते हैं, इस तरह से एग्जैक्ट प्लेन पर ऐसे एक प्रोजेक्शन ले लेते हैं। तो अगर हम एग्जैक्ट प्लेन पर प्रोजेक्शन लेने की सोचेंगे फिर हम फंस जाएंगे। क्यों, तब हमारी जो एग्जैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन होगी यानी y एक्सिस,
तो y एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस ड्रॉ करेंगे वो भी तो हमारी इधर से, देखिए यहाँ से सपोज कीजिए हमने एक लाइन ली, एक एरो छोड़ा, वो यहाँ से स्फीयर के अंदर गया और यहाँ से बाहर आया, तो फिर वो भी तो दो दो जगह कट कर रहा है हमारे स्फीयर को, तो भी प्रॉब्लम है। तो इस स्फीयर का तो आप पूरे स्फीयर का एक बार में किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्रोजेक्शन लेकर के इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए क्या हम कर ही नहीं पाएंगे सरफेस इंटीग्रेशन? ऐसा नहीं है, सरफेस इंटीग्रेशन हम लोग जरूर करेंगे। कैसे करेंगे इसको समझते हैं, ठीक। तो ऐसे केसेस में करते क्या हैं, आप अपने सरफेस को 2 पार्ट्स या 4 पार्ट्स, जितने पार्ट्स में आपको जरूरत पड़े उतने पार्ट्स में उसको ब्रेक कर लेते हैं। जैसे हम ये करने वाले हैं कि इस XY प्लेन के ऊपर के आधे गोले को, ऊपर के हाफ स्फीयर को, हेमी स्फीयर को S1, और बिलो द XY प्लेन द हेमी स्फीयर लेट इट बी S2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा पूरा सरफेस S है उसको हम S1 यूनियन S2 की फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है। और तब हमारा ये fxyz ds ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ओवर S1 fxyz ds, दिस इज ओवर S1, प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ओवर S2 fxyz ds। अच्छा, अब इस S को इस तरह से XY प्लेन के ऊपर और नीचे दो आधे आधे पार्ट्स में बांटने के पीछे क्या आइडिया है? तो देखिए बहुत सिंपल सी थ्योरी है। अगर आप केवल S1 को देखें, मतलब आप S2 को हटा दीजिए, S2 को मिटा दीजिए, S2 को काट के अलग कर दीजिए, अगर आप केवल S1 को देखें तो अगर उसे आप कोई लाइन लेंगे Z एक्सिस के पैरेलल, तो वो लाइन उसे केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगी, ठीक है ना। तो S1 का जो प्रोजेक्शन है वो भी ये R ही आएगा, प्रोजेक्शन वही रहेगा R। लेकिन खास बात क्या हुई कि केवल S1 को अगर देखें तो उसे Z एक्सिस के पैरेलल लाइंस मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो हमारा प्रोजेक्शन जो R आया वो 1 1 हो गया। इसी तरह से केवल S2 को देखें तो उसे भी केवल एक ही एक पॉइंट पर सारी लाइंस जो Z एक्सिस के पैरेलल होंगी तो मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर कट करेंगी। तो ना तो S1 में प्रॉब्लम होगी इंटीग्रेशन करने में प्रोजेक्शन लेकर के R पर, ना ही S2 में प्रॉब्लम होगी। क्लियर हो गया? ठीक। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि आपको S1 और S2 दोनों की इक्वेशंस अलग अलग लिखनी होंगी। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब दोनों की इक्वेशंस अलग अलग कहां से आए इसको समझ लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए आपका स्फीयर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक। तो S1 के लिए z जब लिखेंगे तो z होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये है XY प्लेन के ऊपर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव विद पॉजिटिव या पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए इस z को z1 मान लेते हैं, और ऐसे ही S2 के लिए z आएगा माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए z2। तो इस वाले जो पार्ट में z की जगह z1 रखना मत भूलिएगा, और इस वाले पार्ट में जहां जहां z, अगर इसमें भी आ रहा होगा z वहां भी रखेंगे, उसमें z2 रखना मत भूलिएगा। फिर बारी आती है ds की, है ना। तो ds क्या हो जाएगा? ds हो जाएगा, आप प्रोजेक्शन किस पे ले रहे हो? XY प्लेन पर, तो ds हो जाएगा dx dy अपॉन मॉड ऑफ n डॉट k। क्लियर? अब ds dy अपॉन n कैसे निकलेगा? n आपका हो जाएगा, इसी को फाई मान लेंगे, इस पूरे को हम लोग फाई लेट कर लेंगे सरफेस को। तो n कैप क्या हो जाएगा? n कैप हो जाएगा ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ग्रेडियंट फाई जब आप करोगे तो आपको मिलेगा xi प्लस yj प्लस zk, एक्चुअली आएगा 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk, ठीक है। तो वो चलो 2 कॉमन कर लेते हैं, और जब आप इसका मॉड से डिवाइड करोगे तो उसमें 2 कॉमन, और क्या आएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है वो a हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया xi प्लस yj प्लस zk अपॉन a। फिर देखिए अगर आप S1 पे इंटीग्रेट कर रहे हो तो z की जगह z1, और S2 पे कर रहे हो तो z की जगह z2 रखना मत भूलना, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो xi प्लस yj प्लस z1
और Z2, Z1 और Z2 में से कोई एक K, ठीक। तो ये आपका हो गया n कैप, ठीक। K कैप आपको पता ही है, n डॉट K करेंगे, ds dy करेंगे, लिमिट्स आपको पता ही है इस रीजन की, इस r की क्या होंगी, वही होंगी हम एक सर्कल, ये r क्या है कि वो इसकी जो बाउंड्री क्या है, वो एक सर्कल है, वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। जैसा कि अगर हम लोग z की जगह 0 पुट करें तो हमें दिख रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक। तो r की लिमिट्स जो x और y की लिमिट है बहुत आसानी से निकल आएंगी। y हो जाएगा माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस स्क्वायर से प्लस में, और x हो जाएगा माइनस a से प्लस a, ठीक। तो बहुत ही आसानी के साथ में एक स्फीयर के सरफेस पे अगर करना है तो इसे दो पार्ट्स में ब्रेक करके आप कर सकते हो, ठीक। एक और एग्जांपल चलिए ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपको इंटीग्रेशन करना है ओवर अ सिलेंडर। आपको एक सिलेंडर के अलोंग सपोज कीजिए कि सरफेस इंटीग्रेशन आपको करना है, और वो जो सिलेंडर है, सिलेंडर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एस है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, तो अच्छे से समझते हैं। देखिए, आपको पूरा सिलेंडर नहीं लेना है, और इसको भी मैं कट कर देता हूं। z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू सपोज b है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप पूरा सिलेंडर बनाते हैं तो वो ऐसे बनेगा, इसके ऊपर, ठीक है ना, पूरा ऐसे सिलेंडर बन जाएगा। लेकिन आपको पूरा सिलेंडर नहीं लेना है, आपको केवल वो सिलेंडर का वो पार्ट लेना है जो कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि इस तरफ है, ठीक है ना। तो इस तरफ का जो पार्ट है वो कुछ ऐसे होगा, आधा पार्ट, और इसको हम इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जो आधा पार्ट आप देख रहे हो सिलेंडर का, एक्स स्क्वायर प्लस, सिलेंडर की इक्वेशन तो वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, लेकिन आप क्या ले रहे हो, केवल y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ले रहे हो, ठीक है। जिसकी रेडियस है वो तो a है, लेकिन इसकी जो हाइट हो गई वो z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू b, यानी ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये z इज इक्वल टू b हाइट पे है। क्लियर हो गया। तो अगर हमें ऐसे किसी सिलिंड्रिकल सरफेस पर के अलोंग सरफेस इंटीग्रेशन करना है तो पहली चीज हमें ये सोचनी होगी कि प्रोजेक्शन कहाँ लें। अगर हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं XY प्लेन में तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रोजेक्शन XY प्लेन में लेंगे तो ये सिलेंडर खुद ही XY प्लेन के परपेंडिकुलर खड़ा है। कोई भी लाइन पैरेलल टू Z एक्सिस लेंगे तो अगर जैसे ये वाली लाइन हमने ली तो या तो वो कट ही नहीं करेगी सिलेंडर को, या और अगर कट करेगी तो एक पॉइंट पर नहीं, इनफाइनाइट मतलब पूरी की पूरी लाइन ही सिलेंडर पे लाई करेगी। वो जनरेटर्स कहलाती हैं ऐसे सिलेंडर्स की। तो वो लाइन, हमारी लाइन पैरेलल टू Z एक्सिस हमारे सिलेंडर को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट कर रही है मैक्सिमम। वो ऐसे केस में हम प्रोजेक्शन XY प्लेन पर तो नहीं ले सकते, ठीक। तो हमारे लिए आसान ये पड़ेगा कि हम इसका प्रोजेक्शन लें XZ प्लेन पर, ठीक है। लेट अस टेक प्रोजेक्शन along या ओवर XZ प्लेन। XZ प्लेन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है। XZ प्लेन के लिए जो n कैप होता है वो क्या होता है, मतलब जो उसकी नॉर्मल होती है वो क्या होती है, j, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग j कैप के साथ में डॉट लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें, और प्रोजेक्शन, इसको भी मैं यहाँ ले लेता हूँ ऐसे, अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें तो प्रोजेक्शन हमें क्या मिल रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, प्रोजेक्शन हमें 1 1 मिल रहा है क्योंकि लाइन जो ले रहे हैं वो केवल एक पॉइंट पे कट कर रही है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस। इस तरह से जब लाइंस ले रहे हैं तो केवल एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। दूसरी चीज, प्रोजेक्शन हमें मिल रहा है
एक रेक्टेंगल ए दिस बी, यहाँ पर पीछे की तरफ एक पॉइंट होगा सी और ये वाला पॉइंट होगा डी। तो बहुत ही आसान सा एक रेक्टेंगुलर रीजन मिल रहा है और वो भी एक्जेक्ट प्लेन में। हम इसको अगर दोबारा बना लें ऐसे एक्स जेड, ठीक है ना, तो z इज इक्वल टू 0 से b तक था, ठीक है, और x आपका माइनस a से प्लस a है ना, तो आप यहां लेंगे माइनस a, यहां लेंगे प्लस a, और ये बन गया आपका r। r मतलब प्रोजेक्शन जो आपने लिया वो। ठीक, अगर हम वही ए बी सी डी यहाँ पर भी नाम रखेंगे चारों कॉर्नर्स का, तो हमारा बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट सी पॉइंट ये है, बी ये है, और ए दिस इज ए, दिस इज डी, ए बी सी डी, और ये हो गया आर, रीजन आर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर डीएस क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा किस पर प्रोजेक्शन लिया हमने, हमने प्रोजेक्शन लिया है एक्जेक्ट प्लेन पर, ठीक है ना, एक्जेक्ट प्लेन पर इस तरह से। तो अगर हमने एक्जेक्ट प्लेन पर प्रोजेक्शन लिया है तो ds हो जाएगा dx इंटू dz अपॉन डिटर्मिनेंट सॉरी मैग्नीट्यूड n डॉट y एक्सिस के अलॉन्ग j कैप, ठीक है। अब n कैप की वैल्यू, तो n कैप आप कहां से निकालेंगे, सरफेस की इक्वेशन से। सरफेस आपका क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से आप आसानी से इसको फाई मान लेंगे और इसको फाई मानते हुए आप इजिली n कैप फाइंड कर लेंगे, ठीक। और n कैप डॉट j कैप करते हुए dx dz रखते हुए, और हाँ जब प्रोजेक्शन आप ले रहे हो किस पर, एग्जैक्ट प्लेन पर, तो आपको y को हटाना भी है। तो y जहां जहां y आएगा तो y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये ध्यान रखिए, y की वैल्यू आप पुट करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों रखेंगे, देखिए आपका सरफेस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां से y की दो वैल्यूज आती हैं प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन आप ले रहे हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के साइड का, इसलिए आप लेंगे y इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होगे तो आप इस सरफेस S को R में जब चेंज करोगे तो उसमें केवल x और z ही रह जाना चाहिए, y को आपको हटाना होगा, ठीक है ना, x और z की लिमिट होगी, सब कुछ x और z के टर्म्स में होगा। तो y जहां आएगा y की वैल्यू आप रखेंगे विद पॉजिटिव साइन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां कहीं भी y अपीयर करेगा, ठीक। और हाँ, और x और z की लिमिट, तो z की लिमिट तो बहुत ही आसान है, z की लिमिट 0 टू b हो गई क्योंकि तो रेक्टेंगल है, और x की लिमिट भी बहुत आसान है, माइनस a टू प्लस a, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ ही हम लोग इस सिलिंड्रिकल हाफ सरफेस जो सिलेंडर का है उसके अलोंग इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा सरफेस इंटीग्रेशन के, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू।